हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दिस वीक्स एपिसोड ऑफ स्पूककास्ट। आज का एपिसोड थोड़ा अलग और स्पेशल है क्योंकि इसमें सुनाए जाने वाली सभी घटनाएं हमारे लिसनर्स के अपने साथ घटी हैं। एंड बिलीव मी, ये दोनों स्टोरीज काफ़ी यूनिक और डरावनी हैं। और हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि स्पूककास्ट पर ओरिजिनल स्टोरीज क्यों नहीं आ रहे, सो लेट मी जस्ट टेल यू कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपनी इतनी इंटरेस्टिंग घटनाएं हमारे साथ शेयर की हैं एंड वी बोथ फील दैट इट्स ओनली फेयर कि हम आपकी स्टोरीज हमारे स्पूककास्ट कम्युनिटी और बाकी हॉरर स्टोरी लवर्स के साथ भी शेयर करते रहें। और मेरी ओरिजिनल स्टोरीज वो तो आपके लिए हर ऑल्टरनेट वीक आती रहेंगी। सो चलिए अब बिना किसी देरी के आप बीती शुरू करते हैं। ये पहली घटना हमारे साथ मुंबई से करण ने व्हाट्सएप पर शेयर की है। वैसे करण ने हमारे साथ अब तक एक नहीं चार क्रीपी इंसिडेंट शेयर किए हैं, जिसमें से एक इंसिडेंट आप ऑलरेडी आप बीती पार्ट 1 में सुन चुके हैं। करण, थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मेनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। ये घटना उनकी अपने साथ घटी थी जब वो अपने गांव गए थे। उन्होंने गांव का कोई नाम तो स्पेसिफाई नहीं किया है, पर चलिए अब मैं इस घटना को उनके शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। सुनते रहिए स्पूककास्ट अभी और मंजिला के साथ। मेरा नाम करण है और ये घटना 2020 की है। मेरी नानी के घर पर एक फंक्शन था और मैं और मेरा परिवार गांव गए थे। गांव में मेरा एक दोस्त था बिट्टू मेरी चाची का लड़का था जो मेरे दादी के घर के पास ही रहता था। गांव जाने के कुछ दिन पहले जब मेरी एक दिन बिट्टू से बात हुई तब उसने मुझे कहा कि इस बार जब मैं गांव जाऊंगा तब वो मुझे गांव घुमाने ले जाएगा। मैं भी मान गया। प्लान के हिसाब से कुछ दिन बाद हम लोग गांव गए। पहले कुछ दिन हम लोगों ने नानी के यहाँ का फंक्शन अटेंड किया और फिर 1-2 दिन के लिए दादी के यहाँ गए। जब हम लोग दादी के यहाँ पहुंचे मैंने तुरंत बिट्टू को कांटेक्ट किया, पर बिट्टू तब बिजी था। वो मुझे कुछ घंटों में मिलने आने वाला था। उसने मुझसे थोड़ा आराम करने को कहा। नानी के यहाँ से दादी के यहाँ आने के लिए बस राइड वैसे काफी टायरिंग थी, सो मैंने भी सोचा कि खाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मैं जब उठा तब करीब दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं फ्रेश होकर तुरंत चाची के घर पहुंचा बिट्टू से मिलने, पर वो अब भी घर में नहीं था। वो बाहर दुकान पर गया था और आधे घंटे में लौटने वाला था। तब तक 4:30 बज चुके थे। उसके लौटने पर कुछ देर बातचीत करने के बाद मैंने उसे मुझे गांव और बगिया घुमाने ले जाने को कहा, पर पता नहीं क्यों वो हिचकिचाया। वो बोला, करण भाई, अभी शाम हो गई है, वहाँ अभी जाना ठीक नहीं होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, इस बात का क्या मतलब? गर्मियों के दिन चल रहे थे और गांव में काफी गर्मी थी। मैंने तो ये सुना था कि गांव की बगिया में मौसम हमेशा अच्छा होता है। आसपास बहुत पेड़ और जंगल थे तो वहाँ हमेशा ठंडी हवा चलती है। और अभी तो शाम का समय था, वहाँ का मौसम तो और भी सुहाना हो गया होगा। फिर बिट्टू वहाँ जाने से मुझे क्यों मना कर रहा था? मुझे परेशान देख उसने धीमी आवाज में मुझे रोका और कहा कि घर के बाहर चलकर बात करते हैं। उसे डर था कि अगर चाची ने सुन लिया कि वो दोनों वहां जाने की बात कर रहे हैं तो मुसीबत हो जाएगी। उसका ये जवाब सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने उससे पूछा कि वो चाची के सामने ये बात करने से क्यों मना कर रहा था। हम लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे थे, बस गांव के बगिया में जाने की बात कर रहे थे। तब बिट्टू ने मुझे जो कहा उसने मुझे थोड़ा डरा दिया। उसने कहा कि गांव वालों का कहना था कि वहां बगिया के पास एक लड़की की आत्मा घूमती थी और गांव वाले उसे सरकटी चुड़ैल कहते थे। बहुत लोगों ने उसे देखा था। सब लोग उससे बहुत डरते थे और इसीलिए शाम को क्या, दिन में भी लोग वहां जाने से डरते थे। ये सब सुनकर मुझे थोड़ा डर तो लगा, पर मैंने बात को हंसी मजाक में डाल दिया क्योंकि गांव में हर 4 कदम पर ऐसे कुछ न कुछ डरावनी घटनाओं के बारे में लोग बात करते ही रहते हैं। तो मैं मजाक करते हुए उसे वहां जाने के लिए कन्विंस करने लगा, लेकिन बिट्टू नहीं हंसा। उसने जो मुझे कहा था शायद उस बात पर उसे विश्वास था।
फिर भी हम दोनों घर से निकले और छुपते छुपाते करीब 45 मिनट्स के बाद बगिया में पहुंचे। वो जगह वाकई में बहुत सुंदर थी। गर्मियों का मौसम था, पर वहाँ का मौसम गांव के मौसम से ज़्यादा ठंडा और सुहाना था। चारों तरफ कई तरह के पेड़ थे और ज़मीन पर सूखे हुए पत्ते पड़े थे। एक हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ। मैं और बिट्टू बात करते करते आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ इतनी शांति थी कि हमारे पैरों के नीचे दबे सूखे पत्तों की आवाज़ हमें साफ सुनाई दे रही थी। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारे पैरों की आवाज़ के साथ साथ और भी कुछ पैरों की आवाज़ वहाँ आ रहे थे। पैरों के नीचे पत्ते कुचलने की आवाज़ सिर्फ मेरे और बिट्टू के नहीं थे, वहाँ हमारे अलावा कोई और भी था। मैंने बिट्टू को ध्यान से सुनने को कहा। उसने भी वो आवाज़ सुनी, पर हमें आसपास कोई नहीं दिखा। हम दोनों को थोड़ा डर तो लगा, पर हमने सोचा कि ये गांव का इलाका है तो हो सकता है कि आसपास कोई लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हो या फिर कोई गांव वाला शाम को घर लौट रहा हो। हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देने की सोची और आगे बढ़ने लगे। बातें करते करते अब हम बगिया से बाहर निकल चुके थे। अब सामने जंगल का रास्ता था और वहाँ बगिया से गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी। हम दोनों को काफ़ी गर्मी लगने लगी और तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका मुझे छूकर चला गया। वो एक अजीब सा एहसास था, इतनी गर्मी में अचानक से ठंडी हवा को फील करना। मैंने बिट्टू को आए उस ठंडी हवा के बारे में तुरंत बताया और मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग मानो उड़ गया, क्योंकि बिट्टू को कोई ठंडी हवा का झोंका महसूस नहीं हुआ था। अचानक उसकी आंखों में डर वापस आ गया था और बिना वक्त गवाए उसने मुझे वहां से तेजी से उसके साथ घर लौटने को कहा। मैंने उसे रोककर पूछने की कोशिश की, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस कहा कि वो मुझे सब कुछ बताएगा यहाँ से निकल कर। उसने मुझे उसके साथ वहाँ से जल्द घर लौटने को कहा। बिट्टू के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था मुझे, और इस वजह से अब मुझे भी डर लगने लगा था। शाम हो चुकी थी, हमारे चारों तरफ जंगल का इलाका था, तो चारों तरफ अब धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। हम दोनों तेजी से जंगल के रास्ते आगे निकलने लगे कि तभी अचानक मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी। हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उसके दोनों तरफ पेड़ थे। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ों के पीछे से हमारे साथ साथ चल रहा था, जैसे किसी औरत ने पायल या कोई गहने पहने हो और वो चल रही हो, जिससे कि एक छन छन सी आवाज़ आ रही थी। मैंने बिट्टू को रोका और समझने की कोशिश की कि अब ये नई आवाज़ किस चीज़ की है, क्योंकि मुझे अब भी आसपास कोई नहीं दिख रहा था, पर आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बट बिट्टू बिना कुछ बोले तेज़ी से आगे भागने लगा, मानो वो वहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहता हो। पर मैं तभी भी खुद को समझा रहा था। मुझे तभी याद आया कि शायद गांव की कोई औरत जिसके घर में वॉशरूम नहीं था, वो शायद अंधेरे में आई हो वहाँ, क्योंकि गांव में ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल था। शायद उन्हीं औरतों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही हो। पर बिट्टू ने मेरी इस थियोरी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना वो रुका। वो अब और घबरा गया था और तेज़ी से आगे चला जा रहा था, मानो उसने ठान लिया हो कि वो मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देगा वहाँ। मैं भी उसके पीछे पीछे अब तेज़ी से चलने लगा। ये जगह अब सच में मुझे भी डरा रही थी। हम लोग तब तक जंगल के ऐसे हिस्से में पहुँच गए थे जो थोड़ा ज़्यादा घना था। वहाँ काफ़ी अंधेरा था और अब मुझे वो आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देने लगी, मानो कोई हमारे साइड में नहीं बल्कि अब हमारे ठीक पीछे चल रहा हो। मैं डर कर बिट्टू को आवाज़ देने लगा, पर बिट्टू नहीं रुका, क्योंकि शायद उसने भी वो आवाज़ सुनी थी। आगे एक मोड़ था जहाँ जंगल ख़त्म होने वाला था। वहाँ रास्ते के दोनों तरफ बांस यानी बैम्बू के पेड़ लगे थे। हम लोग अब उस रास्ते पर मुड़े ही थे कि अचानक मैंने देखा कोई उन बांस के पेड़ों के पीछे से हमें देख रहा था। शायद कोई औरत। वहाँ अंधेरा बहुत था, पर एक औरत का आकार मुझे पेड़ों के बीच दिख रहा था।
मैंने उस औरत को जैसे ही देखा, मैं इतना डर गया कि मेरे गले से एक जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख से जंगल गूंज उठा। मैं और पिट्टू अब बहुत तेजी से भागने लगे थे, पर पता नहीं कैसे अगले ही पल वो औरत हमारे सामने तेजी से भागते हुए आई और एकदम हमारे सामने आकर रास्ते पर चुपचाप खड़ी हो गई। बिट्टू और मैं वहीं जम गए। डर से हम दोनों की हालत खराब थी। वहाँ बहुत अंधेरा था और वो औरत बस एक काली परछाई सी ही लग रही थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इतना तेज दौड़ते हुए कभी नहीं देखा था। वो औरत एक पल में उन पेड़ों के पीछे से इस रास्ते पर दौड़कर कैसे आई, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था। हम दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। हम वहाँ से भाग जाना चाहते थे, पर हम दोनों एक इंच भी हिल नहीं पा रहे थे। एक इंच भी नहीं, मानो हमें पैरालिसिस हो गया हो। और तभी मैंने एक ऐसी बात को नोटिस किया जिसने मेरा खून जमा दिया। उस अंधेरे रास्ते पर जो औरत खड़ी थी, उस औरत का शरीर तो मुझे दिख रहा था, पर उसका सिर नहीं। इससे पहले कि मैं अंधेरे में ठीक से और कुछ देख पाता, एक जोर की आवाज आई। हमारे साइड में लगे बैम्बू का एक पेड़ टूटा और जोर से हमारे कदमों के पास गिर पड़ा। मानो उस औरत ने उसे किसी तरह से गिराया हो। खुद को बचाने के लिए हम लोग एक कदम पीछे हुए और मेरा पैर किसी चीज में अटका और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा सर एक पत्थर से टकराया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तब मैं घर पर था। हम दोनों कहाँ गए थे और क्या हुआ था, ये पूरी बात जानकर घर पर सब लोगों ने हम दोनों पर बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया। पर मुझे अब भी उस औरत की कहानी नहीं पता थी। थोड़ी देर बाद जब माहौल शांत हुआ तब दादी ने पूरी कहानी बताई। बहुत साल पहले जब मेरी दादी शादी कर उस गांव में आई थी, तब जंगल के उस हिस्से में जहां बांस के पेड़ थे, वहां एक लोहार अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी बीवी बहुत सुंदर थी। वो उसे बंगाल में मिला था जब वो वहाँ किसी काम से गया था। उन दोनों की लव मैरिज हुई और वो उसे अपने साथ गांव ले आया। समय बीतता गया और वो लोहार यहाँ गांव में काम करने लगा। वो सबके लिए कुल्हाड़ी, कोयता और खेत में लगने वाले बाकी औजार बनाया करता था। एक दिन जब वो काम खत्म कर घर लौट रहा था, तब उसने अपनी बीवी को किसी दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट सिचुएशन में देखा। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने पास ही पड़े एक कोयते को उठाया और तब तक अपनी बीवी के गले पर मारता रहा जब तक उसकी बीवी का गला कट कर अलग नहीं हो गया। कुछ घंटों बाद पुलिस आई और उसे ले गई। लाश को भी ठिकाने लगाया गया। पर कुछ दिनों बाद से उस घर के बाहर से गांव वालों को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी घुंघरुओं की आवाज तो कभी कुछ और। गांव में अफवाह फैल गई कि वहाँ कुछ है। कुछ लोगों ने तो वहाँ एक बिना सर वाली औरत को भी देखा था। तब वहाँ पूजा पाठ करवाई गई। उस घर को भी तोड़ दिया गया और वहाँ पेड़ पौधे लगा दिए गए। पर उस औरत की आत्मा कभी तृप्त नहीं हुई। आज भी वो सरकटी औरत लोगों को दिखाई देती है। मैं सोच में पड़ गया, तो क्या उस दिन बिट्टू और मैंने भी उस सरकटी औरत की आत्मा को ही देखा था? क्या पता। जो भी था वो एक बहुत ही डरावना हादसा था जिससे मैं चाह के भी आज तक भूल नहीं पाया हूँ। थैंक यू करण, एक और इंटरेस्टिंग घटना शेयर करने के लिए। आई वंडर कि क्या अभी भी वहाँ वो औरत लोगों को दिखाई देती है। ये काफ़ी क्रीपी इंसिडेंट था और आपने इसे काफ़ी डिटेल में शेयर किया, जिसके लिए थैंक यू सो मच। गाइस, आपको कैसी लगी ये घटना? आई होप यू लाइक्ड इट। वैसे कहीं जाइएगा मत, क्योंकि एक और घटना अभी भी बाकी है। ये घटना हमारे साथ दिव्यांश ने ईमेल पर शेयर की है। उन्होंने अपनी लोकेशन तो शेयर नहीं की, पर यह घटना उनके दादी के साथ हुई है जो पंजाब से थे। और हाँ, इस घटना को उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में इंग्लिश में लिखकर भेजा था, पर लिसनर्स की सुविधा के लिए हम लोगों ने इसे हिंदी में लिखने की कोशिश की है। आइए अब उनके शब्दों में इस घटना को सुनते हैं।
6 या 7 साल पहले मेरे परिवार के इतिहास का एक भयानक अंश हमारे सामने आया। मेरी बुआ की माँ यानी दादी, जो पंजाब की रहने वाली थी, हमें पता चला कि उनकी लाइफ हमेशा से ही फिजिकल अब्यूज़ और हैरेसमेंट जैसे अत्याचारों और पीड़ा से भरी हुई थी। उनका पति यानी दादाजी बहुत ही कठोर और निर्दयी व्यक्ति थे, जो हमेशा अलग अलग तरीकों से उन्हें परेशान किया करते, टॉर्चर किया करते, उन्हें बहुत कष्ट देते। कई सालों तक ये सब सहने के बाद मेरी दादी ने हिम्मत दिखाई और अपनी बेटियों के साथ जोधपुर भागकर कहीं पर शरण ली। जैसे जैसे साल बीतते गए, मेरी दादी अपनी 3 बेटियों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करती रही। अपने अतीत के भयानक सपनों को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश करती रही वो। पर हमें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का ये अंधेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था और उसका एक बहुत ही डरावना अंश हम सब देखने वाले थे। एक मनहूस दोपहर को हमें खबर मिली दादी की मौत की। उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। हमारे सारे घर में एकाएक शोक का माहौल फैल गया। सभी बहुत दुखी थे। एक मनहूसियत सी चारों तरफ फैली हुई थी। मैं रात को सोने गया तो मुझे काफ़ी बेचैनी होने लगी। दादी के साथ घटी घटनाओं की बातें एकाएक मेरे दिमाग को घेरे हुए थी। एक अजीब से डर का एहसास मुझे हो रहा था जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बिस्तर पर तो था, पर पूरी रात मुझे ठीक से नींद ही नहीं आई। मैं इधर उधर पलटता रहा। फाइनली सुबह थोड़ी बहुत आँख लगी ही थी कि अचानक 7 या 8 बजे के करीब मेरी नींद खुली। पूरे फ्लैट में एक अजीब सा सन्नाटा था। घर में कोई नहीं था और मुझे जैसे ही दादी की मौत की खबर याद आई, पता नहीं क्यों अचानक एक अनजान डर का एहसास मुझे होने लगा। फिर से ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे सिचुएशन में तो मुझे दुखी होना चाहिए था, फिर मुझे डर किस बात का लग रहा था। घबराहट में मैंने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया, जिससे मैं खुद को शांत कर सकूं। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे ये अनजान डर क्यों महसूस हो रहा था। आज हिम्मत जुटाकर मैं उठा और तैयार होकर सीधा अपनी दादी के घर पहुंच गया, जहाँ पहले से ही एक भीड़ जमा थी। सब लोग शोक में डूबे हुए थे। सब दादी के साथ बिताए अपने वक्त को याद कर रहे थे। कुछ लोग रो रहे थे। शोक का एक गहरा सा साया सबके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। क्रियाक्रम के बाद सब घर लौटे। बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो दिन बीता। जैसे ही रात हुई, मैं अपने भाई बहन के साथ सोने चला गया, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों मुझे फिर से वही सुबह वाले डर ने घेर लिया। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा था उस रूम में, पर पता नहीं कौन, क्योंकि उस रूम में तो मेरे भाई बहन थे और वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। घर में भी आने वाली हर आती जाती आवाज़ अब मुझे डरा रही थी। दीवारों पर काले साए, वो भी मुझे डरा रहे थे। मुझे महसूस होने लगा जैसे कोई अनजान ताकत वहाँ मौजूद थी, उस घर में, उस कमरे में, और डर से मेरा दम घुटने लगा। शायद कुछ होने वाला था, बस मुझे पता नहीं था क्या। और अगले दिन मेरा डर सही निकला। अगले दिन सुबह एक अजीब सी घटना घटी। दादाजी यानी वही आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दादी को परेशान किया था, अचानक बिना किसी निशान छोड़े अपने कमरे से गायब हो गए। सुबह के 7:30 बजे का समय था और पूरे घर में हलचल मच गई। लोग बेचैनी से उन्हें ढूंढने लगे। हर कोना, हर कमरा तलाश किया जा रहा था, लेकिन अब तक उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं भी दूसरों की तरह उन्हें ढूंढ रहा था कि तभी अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुझे एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने उन्हें देखा, मेरी दादी को। दादी उन अंधेरे सीढ़ियों पर खड़ी थी। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी, दुख से भरी हुई, और उनके चेहरे पर एक गुस्से का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लौट आई हो अपने अत्याचारी का सामना करने के लिए। मेरे पैर एक जगह पर जम गए। मैं न भाग पा रहा था, न कुछ बोल पा रहा था।
फिर अचानक मुझे वहां दादाजी दिखे और अगले ही पल मेरी दादी ने उन्हें पकड़ लिया और सीढ़ियों की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। दादाजी की चीखें पूरे मकान में गूंजने लगी, लेकिन दादी की ताकत और गुस्से के सामने आज वो बिल्कुल कमजोर लग रहे थे। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, दादाजी की चीखें बढ़ती जा रही थी और लोग जमा होने लगे थे। वो उन्हें ऊपर ले जा रही थी, तीसरी मंजिल पर, वही जगह जहां दादाजी ने जिंदगी भर उन पर अत्याचार किए थे। डर के मारे कुछ लोग पंडित जी के पास भागे, जो आत्माओं से संपर्क करने में सक्षम माने जाते थे। पंडित जी तुरंत आए और उन्होंने पूजा का आयोजन किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू किया, एक अजीब सी आवाज सबको सुनाई देने लगी। एक ऐसी आवाज जिसमें दुख और गुस्सा दोनों भरा था। तू कभी मेरे लिए एक साड़ी भी नहीं लाया। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब तेरी बारी है, तेरी बारी है अब। दादी की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कोई डरा हुआ था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस घर में चल क्या रहा था। तब पंडित जी ने पूजा के सामान में दादी को एक नई साड़ी भी चढ़ाई, उनकी कभी पूरी न हुई इच्छाओं का मान रखने के लिए। पर पूजा के दौरान भी सबको डर का महसूस हो रहा था। पूरी इमारत में दादी की आवाज और दादाजी की चीखें अब भी गूंज रही थी, जैसे वो मरी नहीं हो, वो लौट आई हो अपने सालों के दर्द का बदला लेने के लिए। पता नहीं वो दिन कैसे निकला। धीरे धीरे सब शांत हो गया, पर उस दिन के बाद वो घर कभी पहले जैसा नहीं रहा। जब भी मैं वहां जाता, दिन हो या रात, मुझे हमेशा वहां जाने से डर लगने लगता। घर की दीवारें जैसे आज भी दादी का दुख अपने अंदर समेट कर बैठी थी। रात को मैं जब भी वहां सोता, मुझे अक्सर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। और हर बार मेरे पसीने छूट जाते, दिल जोरों से धड़कने लगता। एक ठंडी हवा मानो मुझे घेर लेती। एक अजीब सा एहसास जैसे दादी की आत्मा अब भी कहीं आसपास भटक रही हो। और तब जाकर मुझे समझ आया कि कुछ आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाती। शायद मेरी दादी की आत्मा आज भी उस घर में फंसी हुई है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस दिव्यांश। आपकी दादी सच में काफ़ी स्ट्रांग थी और उनके साथ जो हुआ दैट वाज रियली सैड। बट वी वुड लाइक टू नो कि आपके दादाजी के साथ उस दिन क्या हुआ। वाज ही ओके? आई जस्ट होप कि हमारी तरह हमारी ऑडियंस को भी आपका ये इंसिडेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज इंसिडेंट्स विद अस। अगर आप अपने साथ या अपने परिवार या दोस्तों के साथ घटी कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लाइक वी ऑलवेज से, इफ यू लाइक आवर पॉडकास्ट, रेटिंग देना प्लीज मत भूलिए, इट मैटर्स। और हाँ, आज के पोल में भी आप जरूर वोट दीजिएगा। अगले हफ्ते एक ओरिजिनल स्टोरी के साथ वील बी बैक। तब तक सुनते रहिए स्पूक कास्ट। और हाँ, फाड़ू फ्राइडेज पर एक नया एपिसोड भी आ चुका है। गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं हूँ मंजिला और आप सुन रहे हैं स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ।